जब से चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, तब से विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा। विपक्ष को लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही वो मुद्दा है जिसके जरिए वो नरेंद्र मोदी को घेर सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की एक और लिस्ट जारी कर दी और इसमें ऐसी ऐसी जानकारी आई है जिसने पूरा खेल ही पलट दिया विपक्ष का। लेकिन इससे पहले आपको यह बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फिर वो लिस्ट भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड पर फिर सुनवाई। मामला चुनावी बॉन्ड के यूनिक बॉन्ड नंबर का था, जिसका ब्यौरा अब तक स्टेट बैंक ने नहीं दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह दिया कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड पर छपे हुए अल्फा न्यूमेरिक कोड की डिटेल्स भी चुनाव आयोग को दे। चीफ जस्टिस की बेंच ने एसबीआई के चेयरमैन से 21 मार्च शाम 5 बजे तक हलफनामा देने के लिए कहा है। एसबीआई के चेयरमैन को हलफनामे में लिखना होगा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं बची जो एसबीआई ने अब तक नहीं बताई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी एसबीआई को चुनाव आयोग को दे देनी है और उस चुनाव आयोग उस जानकारी को अपलोड कर देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हुए अल्फा न्यूमेरिक की भी बात बहुत चर्चा हो रही है। उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि यह नंबर क्या है। दरअसल हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे आप जब चेक साइन करते हो तो चेक का नंबर होता है ना, वैसे ही जो ये बॉन्ड जारी किए गए उनका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता था। जैसे ABCD अल्फाबेट हो गया और 1 2 3 4 5 कुछ नंबर हो गया। ये नंबर जो है ये अल्ट्रावायलेट लाइट में ही दिखता है। इसी नंबर को मिलाने से, सिर्फ देखने से नहीं, मिलाने से पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। इसी नंबर से चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले के बीच क्लियर कनेक्शन स्थापित होगा। एसबीआई ने इस यूनिक नंबर का रिकॉर्ड रखा हुआ है और इसे सिक्योरिटी फीचर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब तक यह ना पता चल जाए कि किस पार्टी ने किसे चंदा दिया है और क्या उस चंदे के बदले कोई फायदा लिया है, या यह ना स्टैब्लिश हो जाए कि जब तक ये सारी चीजें ना स्टैब्लिश हो जाए तब तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकेगा। अब चुनाव आयोग ने कल जो डेटा दिया है उसमें कुछ पार्टियों ने अपने डोनर के बारे में बता दिया कि हमको किस किस ने चंदा दिया, और इसको सुन के तो विपक्ष पे ही सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इन डोनर्स में कुछ ऐसी कंपनियों के नाम है जिसे लेकर कल तक विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इन कंपनियों ने ईडी की जांच से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को चंदा दिया है या बीजेपी को चंदा दिया है और नरेंद्र मोदी ईडी के जरिए वसूली रैकेट चला रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है जब यह पता चला कि जिन पार्टियों के चुनावी चंदे को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा था वो कंपनियां तो विपक्ष को ही फंड कर रही थी भाई। जैसे तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, उसने अपने डोनर्स का नाम बताया कि किस किस ने उसको चंदा दिया और यह भी बताया कि किसने कितना चंदा दिया। चुनाव आयोग के जरिए जब डीएमके को चंदा देने वालों के नाम मिले तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, और यह वही कंपनी है जिसके मालिक लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन है, जिसके बारे में हमने पाठशाला में बताया था। यह वही कंपनी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह वही कंपनी है जिस पर जांच एजेंसी ईडी ने लगातार एक्शन लिया था, और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीएमके को मिले कुल 656 करोड़ रुपए में से 77% चंदा, 77% चंदा इसी फ्यूचर गेमिंग ने दिया है। सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने डीएमके को 509 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए दिया है। डीएमके को यह पैसा अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 के बीच मिला, यानी फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1300 करोड़ के जो चुनावी बॉन्ड खरीदे उनमें से 509 करोड़ रुपए तो अकेले डीएमके को दे दिए। यानी कंपनी ने अपने चुनावी चंदे का 40% अकेले डीएमके को दिया। बाकी पैसे किसको दिए हैं यह भी क्लियर नहीं। तो क्या अब यह आरोप लगा दिया जाए कि डीएमके ने या तो डरा धमकाकर या कोई फायदा पहुंचाकर फ्यूचर गेमिंग से चंदा लिया है, जैसा ये लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, फिर इनसे भी तो पूछा जाएगा। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को भी ऐसी कंपनी से बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, जिस कंपनी को लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि उसने एक हाथ से बीजेपी को चंदा दिया और दूसरे हाथ से मोदी सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए। यह कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से एक है। और इस कंपनी ने क्या चंदा दिया जरा आपको वो भी दिखाता हूं। जिस कंपनी के बारे में इन लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने पैसा लिया और उसके बाद काम दे दिया, तो जो ये है मेगा, इस कंपनी ने जेडीएस को कुल कितना, जेडीएस को कुल चंदा कितना मिला,
कुल मिला 89 करोड़ 75 लाख रुपए, 89.75 CR। इसमें से इस मेघा ने कितना चंदा दिया? इसमें से 50 करोड़ जो है इसी मेघा से आया, यानी कुल चंदे का 56% पैसा एक कंपनी से आ रहा है। अब बताइए बॉस, इसी तरह इंडी गठबंधन में शामिल एनसीपी का उदाहरण देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से एनसीपी को कुल 37 करोड़ 40 लाख रुपए का चंदा मिला। एनसीपी को चंदा देने वालों में साइरस पूनावाला भी हैं, जिन्होंने पार्टी को 3 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा दिया है। साइरस पूनावाला कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट का नाम लेकर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया और बदले में उसे कोरोना की वैक्सीन बनाने का ठेका मिल गया। तो क्या आप कांग्रेस शरद पवार पर भी ऐसा ही आरोप लगाएगी? क्योंकि पिछले महीने ही शरद पवार साइरस पूनावाला को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस अब यह आरोप लगाएगी कि साइरस पूनावाला ने भारत रत्न पाने के लिए लॉबिंग करने के लिए शरद पवार की पार्टी को पैसे दिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप लोग, ये जो नेता हैं, ये अपना चुनावी माहौल बनाने, मुद्दा बनाने के चक्कर में हर बिजनेसमैन को, हर बड़े व्यक्ति को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो विलन। ये चीज ठीक नहीं है बॉस। जब तक स्थापित ना हो कि बिजनेसमैन ने पैसे दिए और उसके बदले फायदा लिया, आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उद्योगपति ना हो, कोई ओसामा बिन लादेन ने पैसा दे दिया है, किसी दाऊद इब्राहिम ने पैसा दे दिया है। अरे ये प्रतिष्ठित लोग हैं भाई। आप पैसा ले रहे हैं बिजनेसमैन से तो वो बिजनेसमैन ठीक है, दूसरा ले रहा है तो आप उसको करप्ट बता दे रहे हैं, और उसी का जब आपके साथ नाम जुड़ जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो नई जानकारी है, आज जब हमने उसे खंगाला तो कई पार्टियों को मिले चंदे और चुनाव का कनेक्शन सामने आया। जैसे डीएमके को फ्यूचर गेमिंग से 2020-21 में 60 करोड़ का चंदा मिला, और 21-22 में यह रकम बढ़कर 249 करोड़ रुपए हो गए। तमिलनाडु में अप्रैल 2021 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और डीएमके सत्ता में आई थी। इसी तरह आप देखिए कि जेडीएस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देने वाली मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ने 19 मार्च 2019 को जेडीएस को 10 करोड़ का चंदा दिया, और यह वो वक्त था जब जेडीएस के स्टेट अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, और इसी कंपनी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 18 अप्रैल 2023 को जेडीएस को 40 करोड़ का डोनेशन दिया। अब चुनावी चंदे और इलेक्शन के बीच पैटर्न तो दिख रहा है, तो क्या यह कह देना उचित है कि यह डोनेशन गलत है या किसी फायदे के बदले पार्टी को फंड किया गया है? अरे मान लीजिए देश में विकास हो रहा है और किसी पार्टी को लग रहा है कि हाँ ये सरकार ठीक काम कर रही है, हमारा बिजनेस भी फल फूल रहा है, तो उसको फंड कर रही है, लेकिन उसके बदले कुछ फायदा लिया, ये साबित जब तक नहीं होगा सबको एक कटघरे में कैसे डाल दीजिएगा? इसी तरह आज आम आदमी पार्टी ने भी बताया कि उन्हें किस किस कंपनी या व्यक्ति ने डोनेशन दिया। आम आदमी पार्टी के टॉप डोनर में सबसे ऊपर नाम बजाज ग्रुप का है। बजाज ग्रुप ने 3 करोड़ का चंदा दिया, इसमें 3 बार 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसी तरह गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मा ने पार्टी को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीजी श्राइक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने 1 करोड़ का बॉन्ड दिया। केजेडएम इन्वेस्टमेंट्स ने 50 लाख रुपए का चंदा दिया। आम आदमी पार्टी ने मई 2019 तक के चंदे की ही जानकारी दी है। पार्टी के करीब 6 करोड़ के चंदे का हिसाब दिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को कुल अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच 69 करोड़ रुपए का चंदा मिला, लेकिन हिसाब अभी 6 करोड़ का आया है। हमें जब आम आदमी पार्टी को मिलने वाले चंदे को खगाला तो हमें चंदे और इलेक्शन के बीच भी कनेक्शन दिखा, जैसे डीएमके में दिखा। जैसे अप्रैल 2018 से मई 2019 के बीच आम आदमी पार्टी को 5 कंपनियों और 2 व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए की डोनेशन दी। इन कंपनियों में बजाज ग्रुप ने एक साथ 3 करोड़ रुपए दी। यह रकम 10 अप्रैल 2019 को दी गई, यानी वो वक्त जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अब क्या कह दिया जाए कि यह गलत पैसा दिया गया है, जैसा ये लोग सवाल पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में कई पार्टियों ने यह दावा किया कि उन्हें अपने डोनर्स के बारे में पता ही नहीं, किसी ने डाक के जरिए भेज दिया है, कोई अज्ञात व्यक्ति बॉन्ड पकड़ा गया, इस वजह से उन्हें नहीं पता कि किसने चंदा दिया है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ डोनर्स के नाम बताए, लेकिन 10 करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं दिया। पार्टी का कहना है कि अप्रैल 2019 को उनके पटना ऑफिस में कोई अज्ञात व्यक्ति लिफाफा दे गया था, जिसमें 1 करोड़ के 10 बॉन्ड हैं, इसलिए उनके पास 10 करोड़ के चंदे का हिसाब ही नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि उनके दफ्तर के ड्रॉप बॉक्स में भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड डाल गया,
इसी तरह कुछ बॉन्ड पार्टी के शुभचिंतकों ने अज्ञात लोगों के जरिए भिजवाए, क्योंकि ऐसे लोग अपना नाम सामने नहीं देना आने चाहते थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी कुछ डोनर्स के नाम बताए, लेकिन 10 करोड़ के चंदे के हिसाब के बारे में यह कहा कि उसे 1 करोड़ के 10 बॉन्ड पोस्ट के जरिए मिले, जिसमें कोई नाम ही नहीं था। अब हो सकता है आपको यह सब इन पार्टियों की बहानेबाजी लगे, लेकिन यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में सीक्रेसी का नियम था, जिसमें डोनर अज्ञात रहकर भी दान दे सकता है। यही बात खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी समझा चुके हैं। सुनिए एक बार बातचीत का वो हिस्सा। Suppose A purchases the bond. Yes. A purchases bonds worth X amount, 100 crores. Yes. A is only the person who's been put up to purchase the bond because Yes. that A has a KYC, etc. Yes. A has to only physically hand over the bond to B. Yes. Right? Who's in off B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. There is no control over the transaction between A and B. Yes. So B can trade on that bond for cash or for whatever other consideration. Yes. B acquires that bond. Yes. B hands it over to a political party. Yes. Or B gives it to C and C hands it over to a political party. Yes. The person who satisfied the requirement of the transaction being through the normal banking channels is A, the purchaser, the ostensible purchaser of the bond. Correct. But this does not obviate the fact that the people who are really Behind it. Yes. that they have used authorized banking channels. Yes. यानी खुद कोर्ट में चर्चा में यह बात निकल कर आई कि यह संभव है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता न चले कि किसने चंदा दिया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने डोनर की जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरबीआई एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट का हवाला देते हुए डोनर्स का नाम बताने से मना कर दिया। वहीं कांग्रेस, जो चुनावी चंदे पर जबरदस्त राजनीति कर रही है, नरेंद्र मोदी को घेर रही है, चंदे और के जरिए वसूली का आरोप लगा रही है, वो खुद अपने डोनर्स का नाम नहीं बता पा रही। कांग्रेस ने एसबीआई को लेटर लिखा और कहा कि एसबीआई कांग्रेस के डोनर और इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रांजैक्शन का डेटा दे दे। इस पर एसबीआई ने जवाब दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डिटेल पार्टियों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं और बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। यानी होना तो यह चाहिए था कि पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अपने डोनर्स का नाम दिखाती, तब ना पक्ष मजबूत होता, जैसे विपक्ष की बाकी पार्टियों ने किया। लेकिन कांग्रेस सिर्फ माहौल ही बना रही। जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि चंदा तो कांग्रेस को भी मिला, तो जयराम रमेश ने कहा कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उनके कंट्रोल में नहीं और ना ही उनके पास हाईवे, पोर्ट जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने की ताकत है। क्यों बॉस? आपके पास राज्यों में सरकार नहीं है, राज्यों में आपके पास पुलिस नहीं है, कई ऐसी कंपनियां जो हो सकता है आपके जहां पर सरकारें वहां राज्यों में रजिस्टर्ड हो। तब यह आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं कि उसने वसूली की है क्योंकि उसके पास पावर थी, तो पावर तो सबके पास है जिसको चंदा मिल रहा है। कुछ पार्टियां डोनर का नाम बताने को तैयार नहीं, कुछ पार्टियां कह रही कि उन्हें अज्ञात डोनर से चंदा मिला है, और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 रुपए का भी चंदा नहीं मिला, जिसमें एआईएमआईएम, बीएसपी, आईएनएलडी और एमएनएस है, राज ठाकरे की पार्टी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर उसका चैप्टर तो क्लोज कर दिया, लेकिन कई सवाल अब भी हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे मिलने का क्या नया सिस्टम बनेगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से पहले तो चंदे का कोई हिसाब किताब भी नहीं होता था। तब तो कैश में चंदा मिलता था भाई, और तब भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती थी, सब लेते थे। आज सब महान बनने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यह पता चलने लगा कि पार्टी को कितना पैसा मिला है, और यह पैसा चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगा। पहले तो कैश में मिलने वाले चंदे में टोटल चंदा पार्टी के अकाउंट तक भी नहीं पहुंच पाता था, कुछ कैश नेताओं की जेब में भी चला जाता था। इसके अलावा फर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर भी उसके नाम पर डोनेशन ली जाती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में तो यह शर्त रखी गई कि सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही बॉन्ड के जरिए चंदा मिलेगा, यानी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना। बस बिजनेसमैन का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि बीजेपी खुद संसद में अरुण जेटली जब लाए थे वो कह चुके कि भाई पता चल जाएगा फलाने ने हमको दिया तो वो सत्ता में आएंगे तो उस बिजनेसमैन को परेशान करेंगे, हमको पता चला उन्होंने उतना दिया तो हम उससे कहेंगे कि हमको भी उतना दो। लेकिन अब सवाल है कि चंदे को लेकर क्या कोई नया सिस्टम लाया जाएगा या पुराना सिस्टम चलने लगेगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे तब इस स्कीम को लाने वाले दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जो कहा था वो आज एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर आपको बताता हूं कि यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या हुआ। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, एंड देयर इज अ लेजिटिमेट डिफिकल्टी। पीपल हैव बीन वांटिंग टू गिव बाय चेक,
But they cite two practical reasons why they don't want to do it. Our names get disclosed, the opponents will target us, and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। तो इसलिए ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है। और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसमें किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। यानी पहले के एक बड़े ही उलझे हुए सिस्टम को सुलझाकर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास हुआ कि जो पैसा दे रहा है वो भी रिकॉर्ड में रहेगा, जो बना रहा, जो उसको इनकैश करा रहा है उसका भी डिटेल रहेगा, सब सरकार के मतलब सिस्टम में रहेगा। लेकिन आज की डेट में उसको ऐसा बना दिया गया है कि जो पैसा आया है सब करप्शन का पैसा है। ये